हेलो स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास। सबसे पहले तो आपने इस फ़ोटो को आइडेंटिफाई करना है, रामदेव मिश्रा। फिर आपका ये क्वेश्चन एक बनता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रामदेव मिश्रा इज़ रिवियर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके बाद इस पैराग्राफ को आप पढ़ लें एक बार। बोर्न ऑन 26 अगस्त 1908, रामदेव मिश्रा obtained PhD in इकोलॉजी। यहाँ इकोलॉजी पता होना चाहिए। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट विच सराउंड अस, अंडर प्रोफेसर WH पर्सल FRS फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी इन UK। तो बस इसके बारे में आपने इतना ही याद रखना है, फादर ऑफ इकोलॉजी। और लास्ट में, ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन which in latter year paved the way for establishment of Ministry of Environment and Forest। इसके ईयर भी याद रखने हैं। 1972 में नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में। इसके बाद हमने चैप्टर का हाफ पार्ट पहले कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर Organism and Population। Our living world is fascinating, diverse and amazing complex. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of biological organization। मैक्रोमोलिक्यूल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। प्रोटीन्स हैं हमारे पास, DNA है, कार्बोहाइड्रेट हैं। सेलुलर लेवल पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। RBC का अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चर भी अलग है। WBC का अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चर अलग है। न्यूरॉन का फंक्शन भी अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है। सबके फंक्शन और स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। उनका स्ट्रक्चर फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है। जैसे न्यूरॉन्स में आप देख सकते हैं लंबी प्रोसेसेस हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। RBC को ऑक्सीजन कैरी करनी है, इसलिए उसमें मैक्सिमम जो सेल ऑर्गेनेली हैं एब्सेंट हैं। टिशू में आप डिफरेंट टिशू का फंक्शन देख सकते हैं, नर्वस टिशू, मस्कुलर टिशू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लेवल पे आप वेरिएशन देख सकते हैं। आप अगर 10 के ग्रुप में ही हैं, 10 को देखें तो उसमें देखें आप कितनी वेरिएशन आपको मिल रही हैं। फिर पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, जैसे कैटल की पॉपुलेशन, काऊ की पॉपुलेशन, बुफेलो की होगी, फिर ह्यूमन बीइंग की होगी। कम्युनिटीज़ में सारे आ जाते हैं। सपोज आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहाँ पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाएगी। फिर वहाँ अगर कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ आसपास जितने भी पेट एनिमल हैं या जो वहाँ नॉर्मली एनिमल मिलते हैं वो सभी आ जाएंगे। इकोसिस्टम होता है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एबायोटिक फैक्टर से कितना रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं, सपोज आप एक पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पार्क में आप देखते हैं ग्रास है, प्लांट्स हैं, फिर बटरफ्लाइज हैं, फ्रॉग हैं, ग्रास होपर हैं, आप भी खड़े हैं, और भी बहुत सारे बच्चे भी हैं, या फिर और बड़ी उम्र के लोग हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक आधा डॉग भी आपको मिल जाता है। तो उन सब में क्या इंटरेक्शन है? एयर में सबकी इंटरेक्शन हो रही है। फिर बटरफ्लाइज और प्लांट्स में इंटरेक्शन है पोलिनेशन के लिए। आप में और प्लांट में इंटरेक्शन है। प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये सब इंटरेक्शन, प्लांट की इंटरेक्शन सॉइल के साथ है, वाटर के साथ है, एनवायरनमेंट के साथ है। ये जितने टाइप की भी इंटरेक्शन है ये सब इकोसिस्टम फॉर्म करती हैं। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम में आ जाएगा सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। उसमें थाउजेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी आपस में भी इंटरेक्शन है, वाटर के साथ भी इंटरेक्शन है। फिर इकोसिस्टम में मैन मेड इकोसिस्टम भी आ जाएंगे। जैसे आपने जहाँ प्लांट लगाई वो मैन मेड इकोसिस्टम है। एक जंगल में आप जा रहे हैं जब खुद उग गए हैं, वो नेचुरल इकोसिस्टम है। आपने एक पार्क बनाया, वो मैन मेड इकोसिस्टम है। आपका किचन गार्डन है, या आपने थोड़ी बहुत जगह पे वेजिटेबल लगाई, फ्रूट ट्री लगाए, सिंपल प्लांट्स लगाए,
वो मैन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम भी ह्यूमन बीइंग बना सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम ह्यूमन बीइंग बनाएगा, एक्वेरियम बना रहा है। एक्वेरियम में उसने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें इंट्रैक्शन कर दी फिशेस की। नॉर्मल उसने एक्वेटिक प्लांट भी लगा दिए हैं, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम है। और पूरे वर्ल्ड के इकोसिस्टम को मिलके बनाते हैं बायोम। जैसे एक दो बायोम की मैं बात करती हूँ। टुंड्रा बायोम परमाफ्रोस्ट है, परमानेंट फ्रोस्ट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये अपनी 10th में एसएस में पढ़े हुए हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क two type of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask how does the bird sing or why does the bird sing. The how type question seek mechanism behind the process, while the why type question seek the significance of process. आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी फिनोमिना देख के आपके दिमाग में एकदम आता है हाउ, कैसे हुआ, वाई, क्यों हुआ, व्हेन भी आना चाहिए। तो पूरे अगर किसी हाउ की बात करें तो जैसे ये तो दिमाग की बात है, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है कि मैकेनिज्म भी आ जाता है, सिग्निफिकेंस भी आ जाता है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जांपल द आंसर माइट बी इन द टर्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स। अब आपको एकदम से यहाँ पता होना चाहिए नेम ऑफ योर वॉइस बॉक्स। योर वॉइस बॉक्स इज लैरिंक्स एंड द वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड सिनरिंक्स एंड वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड। Whereas for the second question, the answer may lie in the bird need to communicate with its mate during breeding season. Breeding season में अब जैसे मैंगो सीज़न आता है उसी टाइम आपको कोयल की आवाज़ भी सुनती है। एक्चुअल में वो कोयल का ब्रीडिंग सीज़न होता है। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both the type. तो यहाँ इंपॉर्टेंस किसकी है? साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। एक तो जैसा है वैसा मान लेना। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट इन कलर? क्योंकि यहाँ आपको पता है अगर रात में देखना है तो रात में रोड सेल काम करेंगे, जो वाइट और ब्लैक को देखेंगी तो फ्लावर कैसे होंगे? वाइट ही होंगे, ब्लैक में बहुत आराम से दिखाई देंगे। और इनकी पॉलिनेशन भी वो एजेंट करेंगे जो कि नॉक्टर्नल हैं। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर? तो ये सेंसेशन है उसकी। फिर जैसे ही आता है क्वेश्चन, आपको ये एकदम से ध्यान आना चाहिए कि जो बी हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट से देखती हैं, इसलिए रेड कलर के फ्लावर की पोलिनेशन नहीं करेंगी। वाई डज कैक्टस हैज़ सो मैनी थॉर्न? यहाँ आपको एकदम से ध्यान में आना चाहिए कैक्टस की एडेप्टेशन है। कौन सी एडेप्टेशन है? मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्यों है? क्योंकि कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है और डेजर्ट प्लांट होने के कारण अगर वो लीफ रखेगा, लीफ में स्टोमेटा होंगे, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, तो लीफ की जगह थोर्न की जगह इसमें वैसे स्पाइन आना चाहिए क्योंकि थोर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जबकि कैक्टस में थोर्न नहीं होते हैं, स्पाइंस होते हैं। हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? दीज आर ड्यू टू सम हार्मोन्स एंड सो ओन। देन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इज पेज नंबर 220. You have already learned in previous classes ecology is the subject which study the interaction among the organism and between the organism and its physical environment. अभी जैसे आपको बताया था। फिर इकोलॉजी, अब ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल हैं। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन जो कि ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनती है, डिफरेंट पॉपुलेशंस के मिलने से कम्युनिटीज़ बनती हैं और कम्युनिटीज़ मिलके बायोम बनाती हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज़ एसेंशली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजी आपको पता है कि डिफरेंट सिस्टम कैसे मैकेनिज्म करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आपने पढ़ी है +1 में। फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग, कैसे हमारी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होती है। विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। जहाँ अडेप्टेशन आ जाएगी ऑर्गेनिज्म की, मॉर्फोलॉजिकल भी आ जाएगी, फिजियोलॉजिकल भी आ जाएगी एडेप्टेशन, बिहेवियर एडेप्टेशन आ जाएगी। जैसे एक लिजर्ड की बात करें, लिजर्ड में
अभी हम आगे एग्जाम्पल भी करेंगे। जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर कम होता है वो सन बास्क करती है, सन में चली जाती है कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही उसको कंफर्टेबल फील होता है दोबारा शेड में आ जाती है। तो ये बिहेवियर एडेप्टेशन हो गई हैं। यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। तो एनुअल वेरिएशन आप देखते हैं, इसके कारण क्या होता है, डिफरेंट सीजन्स बनते हैं रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन आपको पता है रेन, स्नो, अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट, रेन। अब प्लस टू क्लास आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आपने कैसे बनाने हैं इसको ज़रा ध्यान से देखें। अब देखो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ये दिया हुआ है, मीन एनुअल टेम्परेचर ये दिया हुआ है। तो अब आपने ये बायोम याद रखने हैं। एक तो इसका एरिया ये आपने ड्रॉ करके देखने हैं, एरेक्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। अब यहाँ देखो आप एनुअल टेम्परेचर कितना है, -10 से लेके 0 के आसपास जा रहा है, 0 या 1 के आसपास जा रहा है। ऐसे इसको नीचे ले आओ, एरेक्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा रेनफॉल यहाँ से देखो आप कितनी है, 50 से कम से स्टार्ट हो रही है, नियर अबाउट आप मान के चलो 10, और कहाँ तक आ रही है ये, यहाँ से देखो आप 120 के आसपास आ रही है। ऐसे ही कोनिफिरस फॉरेस्ट में आप देखो मीन एनुअल टेम्परेचर कितना है, 0 के आसपास से शुरू हो रहा है, या हम कहेंगे -1 से शुरू हो रहा है, और लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, यहाँ देखो आप ये 12 के आसपास तक जा रहा है। और फिर यहाँ देखो इसके कुछ एरिया में इसका मतलब ये देखो ये कर्व आ गया, टेम्परेचर कम है, फिर बढ़ जाता है। और फिर नीचे देखो रेनफॉल 50-60 से लेके कहाँ तक जा रही है, 250 तक जा रही है। उसके बाद डेजर्ट देखो, डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम है और टेम्परेचर वेरिएबल है, 5 से लेके 22-3 तक जा रहा है। फिर साथ में आप ग्रासलैंड देखो। अब ग्रासलैंड में आप देखो थोड़ा सा एरिया डेजर्ट का भी है, कोनिफिरस फॉरेस्ट यहाँ ओवरलैपिंग है। जहाँ इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं वहाँ आता है इकोटोन। पर ये तो बायोम्स की बात कर रहे हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट तो एक तो अपने इसमें रेंज याद रखनी है। जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट है, इसमें जो टेम्परेचर है 10 से लेके 22-3 तक जा रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसमें टेम्परेचर की ज़्यादा रेंज नहीं है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पर जो रेनफॉल है वो बहुत वेरिएबल है। आप देखें 160 से लेके 400 तक चली जाती है। तो ये डाटा सारे आपको याद रखने हैं और ये डायग्राम भी बना के रखना है। आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, डायग्राम बना हुआ आ सकता है, और आपको लेबलिंग करनी आ सकती है। दूसरा इस डायग्राम में आ सकता है आपको कि ये पूछ लें कि कौन सा ऐसा बायोम है जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन कम है, जहाँ रेनफॉल बहुत कम है, जहाँ टेम्परेचर माइनस में है, सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने यहाँ से करने हैं। इसके बाद रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। मेजर बायोम ऑफ इंडिया, दीज आर द मेजर बायोम ऑन प्लैनेट अर्थ। लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटेट। ऐसा नहीं है कि जो भी हैबिटेट फेवरेबल होगा वहीं लाइफ होगी, बट एवर इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट जहाँ बहुत ज़्यादा हीट डल रही है। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट जो कि पूरी तरह रेन में डूबे हुए हैं। फिर अगर हम बात करें दलदल की, कि दलदल में लाइफ नहीं होती, प्लांट्स दलदल में भी होते हैं, तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए अपनी रूट को ऊपर की तरफ निकाल देते हैं, जिन्हें हम नोमेटोफोर बोलते हैं, और प्लांट को मैनग्रूव बोलते हैं। सुंदरबन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वेस्ट बंगाल में डीप ओशन ट्रेंच, टोरेंशियल स्ट्रीम, टोरेंशियल बहुत भयंकर होता है। परमाफ्रोस्ट जहाँ परमानेंट फ्रोस्ट रहता है। अगर हम टुंड्रा की बात करें तो मॉस यहाँ का प्लांट है, और एनिमल रेंडियर है तो मॉस को रेंडियर मॉस भी बोलते हैं। पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप, थर्मल स्प्रिंग जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है।
स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट को स्टिंकिंग क्यों बोला? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। क्यों स्मेल आती है? डिकम्पोजिशन हो रही है, और वहाँ डिकम्पोजिशन भी ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, अर्थवर्म भी हैं। इवन आवर इंटरेस्ट इज़ यूनिक हैबिटेट फॉर 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब। जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में इस चीरचिया कोलाई भी रहेगा, और भी बहुत सारे माइक्रोब हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक ज़्यादा लेता है उसको लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि जो उसका इंटेस्टिनल फ्लोरा है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप आए अगले पेज पे। अगले पेज पे कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं, पर आप ये देखेंगे इन डायग्राम में कुछ भी क्लियर नहीं है। जस्ट आप अपना कोई आइडेंटिफिकेशन पॉइंट रख लें, क्योंकि अगर पेपर में आएंगे तो डायग्राम ब्लैक एंड वाइट में आएंगे। जैसे आप पहले डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट रखें कि इसमें 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अगले का रखें कि पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये डेसिडस फॉरेस्ट है जिसमें लीफ गिर जाते हैं। फिर सी में देखें कि इसमें ज़्यादा एरिया में, अगर आपके डायग्राम में आएगा ब्लैक आएगा, और थोड़े से प्लांट्स हैं, ये डेजर्ट है। और फिर जिसमें नीचे की तरफ प्लांट है उसमें पूरा भरा हुआ है। ऊपर वाला डायग्राम देखें यहाँ नीचे की तरफ, तो ये है सी कोस्ट। वट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट? जो हैबिटेट हैं उनमें की एलिमेंट कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। वाटर, लाइट एंड सोयल। टेम्परेचर एक जगह का कम रह रहा है, या फिर हम प्रेशर की बात करें, उससे फिर क्लाउड बनते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज होती है, लाइट एंड सोयल। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल कंपोनेंट alone don't characterize the habitat of organism completely. Habitat include biotic component also, pathogen, parasite, predator, competitor of the organism. अब एक ऐसी जगह जहाँ पैथोजन ज़्यादा हैं या पैरासाइट ज़्यादा हैं, प्रीडेटर ज़्यादा हैं, वहाँ प्रे की पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी। यहाँ जहाँ कंपिटिटर्स ज़्यादा हैं वहाँ भी ऑर्गेनिज्म कम मिलेंगे। विद विच वे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, क्योंकि या तो प्रे पावरफुल होगी, पर प्रे पावरफुल नहीं हो सकती, प्रीडेटर उसको खा ही जाएगा। या प्रे को कुछ ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट करने पड़ेंगे, सराउंडिंग के साथ कलर मैच करना या फिर मिमिक्री करना, और बहुत सारे मैकेनिज्म आते हैं जिससे प्रे अपने आप को बचा सकती है। पर अच्छा होता है कि प्रे हैबिटेट ही चेंज कर जाएगी। वी एज्यूम दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड, यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हैं, दो नेचुरल सिलेक्शन, इवॉल्व्ड अडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। अपना सर्वाइवल एक पर्टिकुलर हैबिटेट में और रिप्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि उसने वहाँ अडेप्ट कर लिया है। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर हम एग्जांपल करें पैरासाइट का, ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग मीट खाता है, चिकन खाता है, जो कि अब आप देखो चिकन का मतलब हम बात कर रहे हैं मुर्गे की, मुर्गा खा रहा है, शीप खा रहा है, मटन बटन सब कुछ खा रहा है, और फिर काऊ मीट भी खाता है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स फूड खा रहा है जो कि इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। पर इंटेस्टाइन में एक अगर छोटा सा टेपवर्म आ जाता है तो वो उसकी हालत ख़राब कर देता है। उसको इंटेस्टाइन में टेपवर्म का डाइजेशन नहीं हो रहा, जबकि वो बर्ड्स को डाइजेस्ट कर जा रहा है, मैमल्स को भी डाइजेस्ट कर जाता है। तो टेपवर्म का डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? टेपवर्म वहाँ सर्वाइव क्यों कर रहा है? क्योंकि टेपवर्म ने भी ऐसे मैकेनिज्म अडेप्ट कर लिए हैं जो कि उसको एंजाइम से प्रोटेक्ट करती हैं। उसके जो एंजाइम है ऑर्गेनिज्म के, टेपवर्म को अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। तो ये हो गया है अडेप्टेशन। आप भी देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बार बार कहना पड़ता है कि पढ़ लो, पर आप अडेप्ट कर गए हैं। हो सकता है पहले कभी आपको इस बात का असर होता हो, अब असर होना ही बंद हो गया है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। वी एज्यूम दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व्ड अडेप्टेशन टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल
and reproduction in its habitat. Each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate. डिफरेंट कंडीशन है ऑर्गेनिज्म को टॉलरेट कर सकता है, एक पर्टिकुलर रेंज तक हम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. सपोज 46, 47 हो सकता है, 1-2 डिग्री, और पर्सन टू पर्सन वेरिएबल है. उसके बाद आपने सुना होगा लू लगने से डेथ भी होती हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर सकती. एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर को हम सहन कर सकते हैं, उसके बाद आपने सुना है कि पाला लगने से भी डेथ होती हैं. तो एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर को बॉडी सहन कर रही है, उसके बाद लो टेम्परेचर को बॉडी सहन नहीं कर सकती. डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज इट यूटिलाइज. अब रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी, फूड चेन से हैं, फूड चेन में फूड वेब बन रही हैं. एक ऑर्गेनिज्म तभी सर्वाइव कर रहा है अगर एक पर्टिकुलर प्लांट या उसका फूड ख़त्म होने के बाद वो दूसरे फूड पे अडेप्ट कर लेता है. एंड ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम. ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज द निच. हम दो बात करते हैं हैबिटेट. हैबिटेट इज़ द प्लेस ऑफ लिविंग. निच को बोलते हैं हम इट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म ने कोई जॉब तो करनी नहीं है. प्रोफेशन का मतलब है कि जहाँ ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहाँ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके साथ उसका क्या कम्युनिकेशन है, कैसा बिहेवियर इंट्रैक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड निच ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब हम बात करते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर. फर्स्ट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. You are aware that average temperature on the land varies seasonally, decrease progressively. ये याद करने वाली बात है. Decreases progressively from equator toward the pole and from plain to the mountain top. It ranges from sub-zero level in polar area and high altitude to more than 50 degrees centigrade in tropical desert. Tropical desert में more than 50 होगा in the summer. There are however unique habitat such as thermal spring जहाँ टेम्परेचर 100 में होता है, deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 डिग्री. अब आप एक बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का नाम करेंगे थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, तो उसका जो डीएनए है वो 100 डिग्री पे भी डीनेचुरेट नहीं होता, सही रहता है. इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डोंट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी. स्नो लियोपार्ड. अब स्नो लियोपार्ड है, इसको बहुत ठंडा एरिया चाहिए. आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. अगर स्नो लियोपार्ड को लाकर केरला फॉरेस्ट में रखेंगे ख़त्म हो जाएगा. ट्यूना फिश आर रियरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशन. ओशन में रहने वाली फ़िश है, इसको फ्रेश वाटर में रखो, फिश ख़त्म. यू कैन अप्रिशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम. टेम्परेचर का क्या सिग्निफिकेंस है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टेम्परेचर पे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एंजाइम की वर्किंग को अफेक्ट करता है. दो इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. उसके बाद अगर एंजाइम अफेक्ट होंगे मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा. अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सपोज बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उस पर डाइजेशन वाले एंजाइम एक्टिव ही नहीं है तो डाइजेशन नहीं होगा. टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल है, डाइजेशन वाले एंजाइम एक्टिव हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे. सेम इन द प्लांट ऑल्सो. ए फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. वाइड रेंज यू वर्ड जहाँ जाता है दैट मीन्स ट्रू. यूरीथर्मल. बट ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. नैरो रेंज में शेडेड प्लांट आ जाएंगे. फिर आप ये अपनी एक लिस्ट डालें मुझे देखकर कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको धूप के टाइम में छाया में बैठे मिलते हैं, तो इनको बोलेंगे स्टीनो. स्टीनो जहाँ भी आ गया दैट मीन्स लो रेंज. लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर
पोलर बियर है, पोलर बियर बहुत कम टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, तो हमें एकदम से पता लग जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। फिशेस का हैबिटेट आपको पता है वाटर, तो आप हमेशा ये नहीं कहेंगे लैंड पे फिश मिलेगी। कैन यू थिंक ऑफ फ्यू यूरिथर्मल एंड स्टीनोथर्मल एनिमल एंड प्लांट, ये आपको देखनी है, आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। एक राउंड लेंगे अगर दोपहर के टाइम, तो छाया में बैठे मिलेंगे आपको ऑर्गेनिज्म, दे आर स्टीनोथर्मल, और जो धूप में मिलेंगे यूरिथर्मल। प्लांट जो घर में आप शेड में रखते हो दे आर स्टीनोथर्मल, और जो धूप में हमेशा ही लगे रहते हैं यूरिथर्मल। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बिन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द gradually increasing average global temperature that is due to greenhouse effect. If this trend continue, would you expect the distributional range of some species be affected? Yes. अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो जो ऑर्गेनिज्म कम टेम्परेचर में रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। डायनासोर क्यों ख़त्म हुए थे? ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। उस टाइम बहुत सारे एंजियोस्पर्म भी ख़त्म हुए थे ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। इसके बाद वाटर की बात करते हैं। वाटर इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन फैक्ट लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। वाटर ख़त्म होगा, लाइफ नहीं चलेगी। इट्स अवेलेबिलिटी इज़ सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लीव देयर। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस की बात करें, कैक्टस के लीफ शेड हो जाते हैं, उनकी जगह स्पाइंस आ जाते हैं। फिर कैमल की बात करें, कैमल एक बार में इतना पानी पी लेता है और वो फूड को अपने हम्प में स्टोर रखता है। फूड के ऑक्सीडेशन से जो वाटर मिलता है उससे वो अपना पूरा टाइम गुजारा करता है। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर। अगर आप बात करें राजस्थान साइड की, जहाँ वाटर बहुत कम है, तो वहाँ हम राइस प्लांटेशन की बात नहीं कर सकते। राइस प्लांटेशन की बात हम किस तरह करते हैं? करनाल की बेल्ट है, कुरुक्षेत्र की बेल्ट है, अम्बाला की बेल्ट है, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, लेक एंड रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जो भी ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को फेस करता है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम इम्पोर्टेंट। अब वाटर है उसमें कोई एसिड डाल देगा, पीएच कम ज़्यादा हो जाएगी, तो क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट। साल्ट कंसनट्रेशन इज़ मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट पर 1000। इट इज़ लेस देन, अब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्ट कंसनट्रेशन इज़ लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 in sea, more than 100 in some hypersaline lagoon. Some organisms are tolerant of wide range of salinities. जो ज़्यादा salinity को tolerate कर सकते हैं यूरीहेलाइन, other are restricted to narrow range stenohaline. Many freshwater animal cannot live for long in sea water because of osmotic problem. Osmotic problem क्या फेस करेंगे वो? बाहर वाटर कैसा है? सी वाटर, साल्ट घुला हुआ है, हाइपरटोनिक, तो बॉडी में से डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप कहेंगे कि सी में भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उन्होंने मैकेनिज़्म को अडेप्ट कर लिया है, वो अपने बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ा लेते हैं ताकि उनमें डिहाइड्रेशन ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट पढ़ेंगे।